हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 है मेरे दोस्त, चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लास 11th के लिए, जैक बोर्ड के लिए देख रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा पेन। कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2। इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो 3 चैप्टर में सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं यूनिट के अनुसार, और ओवरऑल सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 2 होंगे। तो टर्म 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 जैक बोर्ड के लिए, आशुतोष कुमार, सबका नॉलेज, सब कुछ ठीक है। पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा का हाफ चैप्टर को मैंने डील किया था। तो इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन, जिसमें थोड़ा सा दिया डिफिकल्ट टाइप का, ऐसा डिफिनेशन न्यूमेरिकल फैक्ट्स इक्वल डाटा कर सकते हैं आप, लेकिन जो कल बताए थे कि फॉर द साउंड कंक्लूजन के पास पहुंचता है बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने इन्फॉर्मेशन देते हुए साउंड के पास, मैंने कोई साउंड बोलता है हमें बताता है ना, तो इन्फॉर्मेशन देते हुए हम बोले थे कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके साउंड को बताता है, तो वैसा नहीं, थोड़ा सा वहाँ पर गलत हो गया था। कोई साउंड मैंने कोई अपना बताता है, रीचिंग द साउंड कंक्लूजन मैंने कोई अपना इन्फॉर्मेशन को देता है बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने कोई बात को बोलता है, कहता है इन्फॉर्मेशन देते हुए, तो वही डाटा हो जाता है। ठीक, ये सब डिफिनेशन का चक्कर में मत रहिए, सिंपल याद रखिए, न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा। लेकिन वैसा न्यूमेरिकल फैक्ट जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा हो, वैसा नहीं केवल डाटा लाइन के दे जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग डाटा के रूप में नहीं देखते हैं, या फिर उसको स्टैटिस्टिक्स के रूप में नहीं देखते हैं। तो उसमें क्या हो, न्यूमेरिकल फैक्ट तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी छिपे हुए रहने चाहिए, छिपे हुए होने चाहिए। तो यही था। और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश दोनों इस चैनल में पढ़ाए जाते हैं मेरे दोस्त। आप लोग का इंग्लिश का भी 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है विथ MCQ प्रैक्टिस, और इकोनॉमिक्स का भी 1 हो चुका है, सेकंड चल रहा है। क्लास 12 का भी 1 यूनिट हो चुके हैं। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। PDF भी टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। देखिए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। एक सेकंड, वही जयपुर टर्म्स, आप ये सब नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे डाला हुआ है। कहाँ पे, चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ देख चुके थे, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड, हर हम लोग शायद मेथड ऑफ सैम्पलिंग देखना था ना, पायलट सर्वे भी देख लेते हैं, जो पहले क्या बोलते हैं प्री सर्वे होता है, कोई बड़ा सर्वे करने से पहले। मेथड ऑफ सैम्पलिंग थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, जो कि देखिए यहाँ पे क्लियर डिफिनेशन के रूप में नहीं दिया, इस PDF में थोड़ा उतना अच्छा से नहीं दिया, बस केवल नाम दे दिया है, सारे को डिफाइन नहीं किया है। तो डिफिनेशन के लिए आपको बुक में देखना होगा थोड़ा सा, या फिर दूसरा PDF क्या बोलते हैं, नहीं तो यूट्यूब वगैरह था कि डिफिनेशन के रूप में सारे को पढ़ना चाहते थे, मैं बताऊँगा क्या होता है नाम के अनुसार। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में पढ़ना, तो यूट्यूब वगैरह कहीं से थोड़ा सा इसको पढ़ के अलग से नोट्स कॉपी बना लीजिएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में वैसा पूछेगा नहीं, लेकिन नाम पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में देखा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा पढ़ के अलग से लिख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में नहीं दिया, बस केवल नाम दे दिया कैसे कैसे करेंगे। देखिए, मेथड ऑफ सैम्पलिंग में जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी 2 होते हैं, तो इसी को यहाँ बोला है रैंडम एंड नॉन रैंडम। तो वही था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग A, और B में होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो उसी को यहाँ बोला रैंडम सैम्पलिंग, अचानक, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी जिसका चांस होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में देखिए, सैम्पलिंग करते हैं हम लोग, किसी में से सैंपल को चुनना, मान लीजिए कोई बड़ा काम करना है, तो उसमें से बस 4 मतलब चावल हम लोग जो हाथ बनाते हैं घर पे, तो चावल में से क्या 2 दाना उसमें देखते हैं, बस हो गया, तो सैंपल के रूप में पूरा चावल रेडी हो गया। तो सैम्पलिंग में थोड़ा सा उसमें से हम लोग स्मॉल पार्ट वहाँ से कलेक्शन करते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग अचानक, जैसे इसमें होता है कि सारे जितने भी आइटम है ना, तो सारे का चुनने का जो क्या बोलते हैं, उसमें जो प्रोबेबिलिटी बनता है सारे को बराबर बनता है। रैंडम, मान लीजिए मैंने कोई बॉक्स बनाया, उसमें सारे को नाम लिख के वहाँ से 5-6 को चुन लिए, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि इसमें सारे को इक्वल चांस दिए जाते हैं, और इसमें सारे को इक्वल चांस नहीं दिए जाए। उसमें देखिए सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होते हैं कुछ, फिर रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, फिर स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, और क्या है मल्टी स्टेजेस और क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्या क्या सब होते हैं। पहला तो बोल दिए कि रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में 2 होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है क्या रेस्ट्रिक्टेड, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड। सिंपल वही ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप पे से हम लोग 5 गो उसमें से छाट लेते हैं, और रेस्ट्रिक्टेड में कोई नंबर को फिक्स कर देते हैं कि इतना के बाद इतना, इतना के बाद इतना, ऐसे करके उसको रेस्ट्रिक्ट करके वहाँ से निकाल के उस बॉक्स में से, तो वो सैम्पलिंग हो गया, ठीक, बॉक्स बना के। स्ट्रेटिफाई में देखिए मैंने ग्रुप बना के इसमें से निकालते हैं, ग्रुप वाइज। सिस्टमेटिक में कोई सिस्टम से काम करते हैं, मान लीजिए पहला को आसानी से चुन लिए, और दूसरा को चुनने के लिए कोई सिस्टम क्या बोलते हैं इसमें लागू करना होता है। मान लीजिए आपको 100 सैंपल दिया गया, 100 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आर्टिकल जो बोलिए, तो उसमें से आपको 10 को चुनना है, तो 10 को डिवाइड दे दीजिए, 10 डिवाइड दीजिए 100 में, तो 10 निकल गए, तो हर 10वां को आप ले सकते हैं। 1000 है, 1000 में से 100 को चुनना है, तो 1000 में से n टोटल n है, उसमें से स्मॉल हमको n कितना 100 है, तो n बाई
बिगर एन बाय स्मॉल एन निकाल लिया, डिवाइड देकर 10 आ गया ना, तो हर एक 10वां को चुनते जाते हैं। तो एक सिस्टम इसमें फॉलो करते हैं, तो सिस्टमेटिक रैंडम हो गया। ठीक है, मल्टी स्टेज और क्लस्टर, क्लस्टर में क्या होता है, मतलब कि एरिया में बांट देना। क्लस्टर में गुच्छा, तो कुछ एरिया में, कुछ सेक्स के रूप में, कुछ क्या बोलते हैं एज के ग्रुप में, कुछ जेंडर ग्रुप सेक्स के, वही मैंने अलग अलग कोई इनकम के ग्रुप में, ग्रुप वाइज बांट कर यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो यह सबको डिफिनेशन ग्रुप में जब पढ़िएगा ना बुक वगैरह, ये इसको यूट्यूब से देखिएगा, PDF में अच्छा से नहीं दिया है, तो क्लियर समझ में आ जाएंगे डिफिनेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा से समझ में नहीं आएंगे। यह है कि रैंडम में सभी का बराबर चांस होता है, इसमें सभी का बराबर। देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट जज करके, तो सभी का बराबर चांस नहीं आएंगे। कोटा सैम्पलिंग, कोटा बांटना नहीं, तो कोटा हम लोग सुने, हम लोग कोटा मिल रहा है, गांव देहात में क्या बोलते हैं, कोटा मिलता है चावल दाल से। तो कोटा में कोई ग्रुप बांध दिए, एरिया को बांट दिया जाता है, उस एरिया में से मान ली 25% फीमेल को, 50% मेल को, 25% क्या अंडर 18 एज, ऐसे करके कोटा वाइज कितना से वो कलेक्शन लेना है ना, तो कोटा ग्रुप में बांट के यहाँ से कलेक्शन लिया जाता है। कोटा में वही वजह के सैम्पलिंग बना देता है, और कोटा वाइज। इसमें कन्वीनियंस, जिसमें हमको सुविधा होता है, मान ली क्या बोलते हैं, हमको बिहार में मान ली गया में हमको कोई वहाँ पे सैम्पलिंग मतलब जांच करना है, ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना है, तो मैं औरंगाबाद निकट में हूँ, तो मैं औरंगाबाद से कर लेता हूँ, वहीं से मैं पता कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वैसे होता है कि सर जब अपना सुविधा के अनुसार लोग इसमें करते हैं। दो याद रखिएगा, रैंडम और नॉन रैंडम, मैं बार बार बोलूँगी, इसको डिफिनेशन के रूप में जब पढ़िएगा ना तो क्लियर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूँ, इस टॉपिक को आपके भरोसा, आपके पे इसको मैं एक जिम्मेवारी दे दिया कि इसको आपको किसी भी हाल में कर लेना। बुक से करिए, PDF से करिए, नोट से करिए, स्कूल से करिए, कॉलेज से करिए, यूट्यूब से करिए, इंटरनेट से करिए। इसको अच्छा से एक बार करके कॉपी में, नोट्स में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि सबको बारी बारी क्या बोलता है। ठीक, इसमें नहीं दिया तो मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम याद है तो वही थोड़ा सा बता दिया अपने अनुसार, बाकी सब कुछ देखिएगा। चलिए VVR टॉपिक आ गया है। तो VVR टॉपिक में सेंसस सर्वे, सेंसस का नाम आपने पहली बार नहीं सुना है, बहुत बार सुने होंगे। सेंसस का हिंदी होता है जनगणना। तो जनगणना के बाद हम लोग जनगणना के बारे में जानते हैं, हर 10 साल पे होता है इंडिया में। 1981 में पहला जनगणना हुआ था आज़ादी के बाद में। तो यह सब कुछ जनगणना के बारे में क्राइटेरिया है। आप बुक पढ़िएगा ना इकोनॉमिक्स में, तो ज़्यादा डिटेल नॉलेज होते हैं। जैसे कि अनुपम अग्रवाल जी का बुक के बारे में मैंने बताया था, उस बुक को फॉलो करिए। ऐसे मेरा नोट्स PDF पढ़िए, एग्जामिनेशन के लिए तो मैं MCQ प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत सारा MCQ प्रैक्टिस दे दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज, ताकि आगे करियर या कहीं कोई एक्स्ट्रा घुमा के दे, क्योंकि देखिए मॉडल सेट वगैरह इकोनॉमिक्स में देता नहीं। तो अगर मैं दूंगा क्वेश्चन लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं, तो आप बुक पढ़े रहिएगा ना, तो ज़्यादा उसमें से नॉलेज होने का चांस रहता है। ऐसे PDF भी काफ़ी है, इसमें भी बहुत कम, मतलब क्या बोलते हैं, इस PDF में भी उतना कम नहीं दिया है, काफ़ी दे दिया। इसमें भी अच्छा PDF है, CBSE का रिफाइंड नोट है। तो यहाँ भी मैं सारा तो CBSE का नोट से पढ़ाता हूँ, तो यहाँ भी नोट्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो अपना से बुक फॉलो करते हैं तो अच्छा टाइम है। तो नहीं है तो बस मेरे ऊपर रहिए, मैं एग्जामिनेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी जो होगा। अभी MCQ दे रहा हूँ ना चैप्टर खत्म होने के बाद, तो जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, एग्जामिनेशन नहीं, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएंगे, एग्जामिनेशन निकट आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं और MCQ चैप्टर वाइज दूंगा, उसका मॉडल सेट का अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। तो सारा प्रैक्टिस तो करवाऊंगा मैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा अपना से भी स्टडी करने का कोशिश करिए। यूट्यूब वगैरह इधर सर टीचर तो है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी होता है ना खुद से, तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, देखिए सेंसस सर्वे क्या होता है, जनगणना जो सर्वे हम लोग करते हैं। तो सेंसस में देखिए 2 सर्वे, सेंसस और सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में बहुत सारे देखें हम लोग, सिंपल, रैंडम, अलग अलग सैम्पलिंग में चुनने का तरीका होता है। तो सैम्पलिंग का मेन मुख्य होता है ना कि बहुत सारे आइटम में से सम आइटम को कलेक्ट करते हैं, और उसमें से हम लोग 2 4 5 को चुन के उसी पे मतलब कि पूरा हम लोग निर्णय ले लेते हैं। 100 आदमी का मान ली काउंटिंग करना है, मतलब 100 आदमी से इन्फॉर्मेशन लेना है, मैंने 10 से केवल ले लिया। 10 से लेने का बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो ऊपर में हमने देखे। तो किसी भी तरह से 10 आदमी को ले लिया, और 10 आदमी अपना सैंपल को बोल दिया ना कि चलिए जितना 10 का इनकम है ना, तो 100 का भी इनकम होगा। तो सैंपल को रुपीज़ में देखते हैं। लेकिन सेंसस में ईच एंड एवरी आइटम का यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरी आइटम से लिया जाता है। जनगणना होता है, आपके घर पे आते हैं टीचर मास्टर जो भी जनगणना करने, तो सारा हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक फैमिली के बारे में पूछते हैं ना कि आपके पिताजी कितने हैं, आपके लड़के कितने हैं, आपके कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, तो सारा कुछ, कितना इनकम है, कितना एम्प्लॉयड है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया जाता है सेंसस में। और सैंपल में सम आइटम को स्टडी किया जाता है, तो सैंपल सर्वे होता है। तो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा संस्था भी है भारत में। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सेंसस सर्वे होता क्या है। बुक के लैंग्वेज में थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन। क्या बोले कि इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में हर एक एलिमेंट होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ के जितने भी आदमी हैं, सारे आदमी को इसमें इंक्लूड करूँगा। ठीक है, लेकिन सैंपल सर्वे का इन दिस मेथड द ग्रुप ऑफ द यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि
ए ग्रुप ऑफ यूनिट, कुछ यूनिट का ग्रुप में समूह कर, मान लीजिए 10 का ग्रुप बना के उसी को स्टडी करके सारे को बोल देते हैं, तो वही करें ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेटेड। जितना पॉपुलेशन में हम लोग को जांच करना रहता है तो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देता है कौन, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट, स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेटेड। तो जिस पॉपुलेशन को जांच करना है ना तो स्मॉल ग्रुप वहाँ से लेके बाकी सब पे उसी के फॉलो अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस VVIQ है ना, अगर CBSE बोर्ड में थे तो यहाँ पे तो हमेशा रहता था, लेकिन जैक बोर्ड में इस पर तो MCQ कर दिया। तो इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि सेंसस में लागू होता है कि सैंपल में लागू होता है। तो इसीलिए हम लोग को लाइन वाला एक एक कोड को देखना होगा ताकि दोनों का डिफरेंस समझ जाएंगे ना। तो क्वेश्चन को घुमा के भी देता है, क्योंकि जैक बोर्ड में घुमाएगा, MCQ है तो डायरेक्ट देगा नहीं, तो जब घुमा के देता है ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक, एक सेकेंड, चलिए वीडियो चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में कंपेरिजन थोड़ा सा जो तुलनात्मक ढंग से देख लेते हैं क्या क्या होता है। मीनिंग पहले देखेंगे, सेंसर देखेंगे, उसके बाद सैम्पलिंग। क्या है, ए सिस्टमेटिक मेथड कलेक्ट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ डाटा अबाउट द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस मेथड। यानी कि देखिए जितने भी मेंबर होते हैं ना तो सारे का डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। जो डेफिनेशन हम लोग देखें एक सिस्टम के ढंग से काम करता है। तो कलेक्ट एंड रिकॉर्ड्स द डाटा अबाउट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। सारे मेंबर पॉपुलेशन जितने भी हैं ना तो सारा का रिकॉर्ड यहाँ पर रखता है, तो होता है सेंसस। एंड सैंपल का होता है सैम्पलिंग रेफर टू द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप ऑफ द सैंपल। थोड़ा सा सिलेक्ट करता है, देखिए सिलेक्टेड टू है किसको सैंपल रेफर्स टू ए पोर्शन यानी कि स्मॉल ग्रुप को यहाँ पे कलेक्ट करता है तो पूरा रिप्रेजेंट इंटायर ग्रुप को दिखा देता है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो हम लोग अभी जो ऊपर हम लोग देखे ना डिफिनेशन, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में लिख दिया है। इन्यूमरेटर इसमें कंप्लीट होते हैं, इसमें पार्शियल होते हैं। इन्यूमरेटर जो जाके इन्फॉर्मेशन को लाता है, जिसको हम लोग भेजते हैं काम पे करने के लिए, तो इसमें तो सारे लगे रहते हैं। इसमें स्मॉल ग्रुप बस थोड़ा सा में काम हो जाता है, बस 2-4 को भेजे, उतना ही में जाकर 2-4 ग्रुप में काम किया और लेकर आ गया। यहाँ पे कंप्लीट इन्यूमरेशन सारे पे एक पे लागू होते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है। इसमें ओनली ए हैंडफुल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, सम यूनिट मतलब क्या बोलते हैं सैंपल ग्रुप में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें सारे को स्टडी किया जाता है। टाइम रिक्वायरमेंट, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अच्छा बात है, करेक्ट बात है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम का यहाँ पर स्टडी करना है तो ज़्यादा टाइम लगेंगे। ठीक है, श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट इज़ द फास्ट प्रोसेस, इसमें फास्ट है, बस सम पोर्सन को कलेक्ट किए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके बाकी पर लागू कर दिए। तो यह उतना राइट नहीं होता है जितना करेक्ट ईयर होता है। तो हम लोग का करेक्टनेस देखा जाए तो क्या सैंपल होने के सेंसस में कौन मेथड सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा, यहाँ पे सेंसस मेथड सबसे ज़्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, कॉस्ट में एक्सपेंसिव मेथड होगा, इकोनॉमिकल होगा, आर्थिक रूप से सहयोगी होगा, यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम लोग का जो भी हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा उसमें पैसा भी लेंगे, तो टाइम के साथ साथ पैसा भी लगता है और इसमें टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगता है। ठीक है, आगे देखते कॉस्ट हो गया। कॉस्ट के बाद रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए रिलायबल एंड एक्यूरेट, इसका विश्वास करने लायक होता है और साथ ही एक्यूरेट में शुद्ध होता है, एकदम ओरिजिनल होता है। इसमें लेस रिलायबल, तो विश्वास नहीं कर सकते। मान ली 10 के बदला हम 100 का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो मान ली 90 का ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो उतना विश्वास करने लायक नहीं होता है। एंड एक्यूरेट भी कम होता है ड्यू टू द मार्जिनल ईरर इन द डाटा कलेक्टेड, मतलब जो मैं डाटा कलेक्ट किया उसमें मार्जिनल ईरर भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो इसीलिए यह कम विश्वास करने लायक होता है और कम एक्यूरेट भी होता है। ठीक, ईरर देख लिए, नोट प्रेजेंट, यहाँ पर कोई ईरर नहीं होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम का एकदम इक्वली सेपरेट स्टडी होता है, तो यहाँ पे कोई ईरर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे ईरर देखने को मिलते हैं डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितना बड़ा साइज है तो ज़्यादा ईरर भी देखने को मिलेंगे, कम पॉपुलेशन है तो ईरर कम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो साइज के अनुसार यहाँ पे ईरर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट फॉर किसके लिए, पॉपुलेशन ऑफ द हेट्रोजीनियस नेचर एंड पॉपुलेशन फॉर होमोजीनियस नेचर। VVIQ क्वेश्चन है कि हेट्रोजीनियस किसके लिए और होमोजीनियस किस में। तो होमोजीनियस आपका हो गया क्या बोलते हैं सैंपल में, सैम्पलिंग मेथड, और सेंसर में आपका हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, हेट्रो में अलग अलग होता है, होमो मतलब सेम। तो यहाँ पे सेम ग्रुप रहेंगे तो ना 10 का मैंने मान ली 10 का स्टडी करके 100 का निकाल दिया। यहाँ पे हेट्रो अलग अलग है तो 100 का भी स्टडी करना होगा। तो हेट्रोजीनियस में सही रहता है अप्रोप्रिएट, या होमोजीनियस पॉपुलेशन में करेक्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लिए, दोनों को थोड़ा सा एक बार और स्टडी करिएगा, खुद से पढ़िएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएंगे। इसको रीड कर लेना है, रीड के माइंड में इसको बैठा लेना है, याद नहीं करना है, बस समझ लेना है, क्योंकि आपको डिफरेंस लिखने के लिए नहीं देगा, आपको थोड़ा सा क्या करेगा ना कि पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा कर, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छे से इसका आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट के सब आपको खुद से सोचना होता है, बहुत कुछ इसमें है ना कि आपको अपना डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना होता है, तो उसमें ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स साइंस का टेक्निकल वर्ड नहीं है, जो लिमिट है जो फिक्स है, इसमें कुछ चेंज भी होते रहते हैं कुछ अकॉर्डिंग। इसमें देखिए, इसमें
करियर बनाना भी एकदम आसान है, क्योंकि इसका ना ज़्यादा बुक है, ना ज़्यादा इसका इकोनॉमिस्ट लोग अभी नहीं, उतना राइटर भी नहीं है, तो बहुत सीमित है अभी। नया नया जिस 9th के बाद स्टार्ट होता है, 6-7 तो कोई पढ़ता नहीं, तो अभी नया स्टार्ट हुआ है ना। 11-12 मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, 9th-10th में तो थ्योरी पढ़ना होता है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, बिना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसका स्टडी क्यों है, तो हम लोग स्टडी करते हैं स्कार्सिटी का, कैसे हमको नीड को फुलफिल करना है, तो स्कार्सिटी में से कैसे अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो स्टडी करता है ना, तो उसी स्टडी का इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं करेंगे तो इकोनॉमी एक्टिविटी जो कंट्री में चल रहा है, कंट्री जो रन करने में मदद कर रहा है, तो बिना इकोनॉमी का कहाँ पे कुछ भी नहीं, किसी भी सेक्टर में बिना इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत ही समझना इसको आवश्यकता होता है। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता है ना, तो वह अपने पॉपुलेशन, अपने एरिया, अपने कंट्री के बारे में अच्छा से नॉलेज रखता है, उसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता आगे चल के। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन और यूनिवर्स, तो जिसके अंदर मैं स्टडी करता हूँ उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडी फॉर द एन इन्वेस्टिगेशन। वैसे एग्रीगेट ऑफ आइटम संपूर्ण आइटम को बोलते हैं जो कि जिसको हमको स्टडी करना होता है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जांच करने में जिसको स्टडी करना होता है जितने आइटम को, तो वह सारे आइटम हमारे पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, या फिर उनको यूनिवर्स बोला जाता है। सिंपल रूप में कहें, जितने पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वे सारे को हम यूनिवर्स बोलते हैं, या फिर जितने आइटम को स्टडी करते हैं ना, तो सारे के सारे पॉपुलेशन के रूप में आते हैं। ठीक, जितने को स्टडी करते हैं उतना सारे पॉपुलेशन या यूनिवर्स में आते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, सैम्पल एंड सैम्पल ईरर। सैम्पलिंग ईरर, सैंपल निकालो, उसमें कुछ ईरर निकलेंगे ना, क्या निकलेंगे, देखिए ए ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इट्स आइटम। सैंपल किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम रहेंगे, क्या बोले, स्मॉल ग्रुप को सैंपल बोलते हैं। टेकन फ्रॉम क्या, पॉपुलेशन, जो ही पॉपुलेशन से हमको निकाल, जितना में स्टडी करना है तो वहाँ से कुछ स्मॉल ग्रुप को ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच करने के लिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम, सारे आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ग्रुप वहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन से, जो कि जिस पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसी में से स्मॉल ग्रुप को लेकर, और जिससे कि सारे पॉपुलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो होता है सैंपल। तो सैम्पलिंग ईरर क्या हो जाता है, ईरर क्या होते हैं, सैम्पलिंग ईरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग ए सैंपल एंड द रिजल्ट ऑफ सेंसस ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो मैं देखिए सैम्पलिंग ईरर कैसे आ गया, जो होल पॉपुलेशन का स्टडी करके जो रिजल्ट आता और जो रिजल्ट स्मॉल ग्रुप को स्टडी करके आया, जो सैंपल में लिया, जो सैंपल को स्टडी करने में आया, और जो एक एक व्यक्ति का स्टडी करता अलग से सेंसस में, देखिए सेंसस में जो स्टडी करके लाता और सैंपल में जो स्मॉल ग्रुप को स्टडी किया, तो दोनों में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, तो उसी को सैंपल ईरर बोलते हैं। सब जगह सैंपल ईरर इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ स्टडिंग द सैंपल, सैंपल को जो स्टडी किया उसका रिजल्ट, एंड द रिजल्ट ऑफ सेंसस ऑफ द होल पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन का जो भी सेंसस का रिजल्ट आता है, और सैंपल में जो हम लोग 10 का ग्रुप लिए थे, तो उस ग्रुप का जो रिजल्ट आता है, तो दोनों रिजल्ट में जो डिफरेंस होते हैं उसी को सैम्पलिंग ईरर बोलते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग ईरर भी होंगे, सैम्पलिंग ईरर, तो नॉन सैम्पलिंग ईरर भी देखने को मिलेंगे। क्या होता है नॉन सैम्पलिंग ईरर, देख लीजिए थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, नॉन सैम्पलिंग ईरर, सैम्पलिंग तो समझ गए, नॉन सैम्पलिंग क्या होता है, कैन बी अकर इन एनी टाइप ऑफ सर्वे, किसी भी टाइप ऑफ सर्वे में हो सकता है, वेदर इट बी ए सेंसस और सैंपल, सेंसस में भी हो सकता है और सैंपल में भी हो सकता है। नॉन सैम्पलिंग ईरर, क्योंकि सैम्पलिंग ईरर किसको बोलेंगे, जो कि सेंसस और स्मॉल ग्रुप जो सैंपल निकाले थे दोनों के बीच में जो रिजल्ट का डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे सैम्पलिंग। लेकिन कुछ ऐसे ईरर आ जाते हैं जो कि सैंपल में भी देखने को मिलते हैं और क्या बोलते हैं सेंसस मेथड में भी देखने को मिलते हैं, तो वैसे ईरर नॉन सैम्पलिंग ईरर में आते हैं। तो हो सकता है मिस्टेक, तो कैसे होगा, उसका दो रीजन है, पहला बाइसनेस है और दूसरा अनबाइसनेस है। मान ली बाइसनेस में होता है पक्षपात करना। मान ली आपसे मैं काउंटिंग करने गया घर पे, ठीक, आपसे पूछूंगा आपका इनकम कितना है, तो आप इनकम अपना छिपा भी सकते हैं, ठीक। चाहे आपसे आपके भैया के बारे में पूछूंगा तो अपने भैया की इनकम ज़्यादा भी बता सकते हैं कि ना भैया तो ज़्यादा कमाते हैं, तो यहाँ पे आप बाइसनेस कर रहे हैं ना, तो बाइसनेस के कारण यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग ईरर एराइज होंगे, ठीक है। और अनबाइसनेस के कारण भी होते हैं, यानी कि आप पक्षपात लिए या पक्षपात नहीं भी लिए, तो दोनों के रीजन से आपका नॉन सैम्पलिंग ईरर एराइज होने का चांस होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग ईरर, सॉरी नहीं, सैम्पलिंग ईरर का था, सैम्पलिंग में भी बाइसनेस होता है ना, सैंपल नहीं है, सॉरी थोड़ा सा गलत यहाँ पे स्टडी करा दिए। सैम्पलिंग लिए 10 का ग्रुप लिए, तो 10 ग्रुप में से अब बाइसनेस देखने को मिलता है। मान ली मैं सैंपल लेने गया तो मैं 10 वैसे को चुनूंगा जो मेरे अपने आदमी होंगे, या 10 वैसे को चुनूंगा जो मेरे अपने आदमी नहीं। जहाँ पे देखूंगा बेनिफिट है तो वहाँ पे अपने आदमी को चुनूंगा, और जहाँ पे बेनिफिट नहीं है तो वहाँ पे अपना आदमी को वहाँ पे कलेक्ट नहीं करूँगा। तो सैम्पलिंग में देखने को मिलता है बाइसनेस और अनबाइसनेस। और फिर नॉन सैम्पलिंग में क्या होंगे, एक सेकंड, नॉन सैम्पलिंग ईरर में ईरर इन द डाटा एक्विजिशंस, नॉन रिस्पॉन्स ईरर, और क्या है सैम्पलिंग बाइसनेस। इसमें भी वही बात है, डाटा को जो स्टडी करने में एक्विजिशन का, एक सेकंड रुकिए इसका थोड़ा सा देखने दीजिए क्या बोल रहा है।
क्या बोला था, एक्यूशंस, मतलब कि कोई लॉस वगैरह होता है, लॉस भी तो डाटा एरर कहीं लॉस में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, एरर इन डाटा एक्यूशंस, मैंने डाटा का कुछ गलती वहाँ एरर उसमें देखने को मिलेंगे, डाटा आप लॉस करते हैं ना तो उसमें भी देखने को मिलते हैं, ठीक। एक्यूशन में आप लॉस याद रखिएगा, ठीक। न रिस्पॉन्स एरर, वैसा एरर जिसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत माइनर एरर आ गया जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और क्या है, सैम्पलिंग बाइसनेस, सैम्पलिंग में भी कुछ बाइसनेस कलेक्ट करने में, तो नॉन सैम्पलिंग एरर में तीनों को देखने को मिलते हैं, एंड सैम्पलिंग एरर में बाइसनेस एरर और अनबाइसनेस एरर देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा माइंड में बैठाइएगा, उतना कुछ खास नहीं, बस ऐसा पूछ सकता है कि सैम्पलिंग एरर में क्या क्या, नॉन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे हैं जो इंडिया लेवल पे काम करते हैं। क्या काम होता है इनका, देखिए क्या क्या बोलता है। सेंसस ऑफ द इंडिया, एक सेकेंड इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, चलिए ठीक है। क्या बोला, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग रिकॉर्ड्स को दिखाता है कौन, सेंसस मेथड। डेमोग्राफिक वही स्टडी जनगणना से रिलेटेड, उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। तो जनगणना से रिलेटेड रिकॉर्ड को दिखाता है ना, जो लगातार करते रहता है, कॉन्टिन्यूअसली, पर हर साल 10 साल पे होते रहा, वही सेंसस होता है भारत का। कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जो क्या जनगणना के बारे में देता है, ठीक, हर 10 साल पे। एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट नेशनल वाइड सर्वे ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इशूज लाइक द एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, क्या है, मैटरनिटी, चाइल्ड रेट, और इसके बारे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह सब के बारे में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, NSSO का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्ट नेशनल सर्विस करता है, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक कल्याण पर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है ना, इकट्ठा करना रहता है ना, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना गरीबी रेखा के नीचे है, कितना पॉवर्टी, ये सब देखने को मिलता है, या फिर कितने हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इस पर जो भी कैलकुलेशन करना है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना रहता है ना, तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यही काम कराती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्या बोले, रोजगार, साक्षरता दर, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे नहीं है, मैटरनिटी मैंने पैतृक कितना रूप से माता पिता के घर रहना, कितना बाहर होता है ना पैतृक खानदानी, तो उसका स्टडी, चाइल्ड रेट क्या है, बच्चा लोग कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इसके बारे में। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर और क्या इसमें आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आ सकता है, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है ना, तो उसमें कितना लोग लाभ ले रहे हैं, इसके बारे में सर्वे करता है। कोई भी समझिए ग्राउंड लेवल पे सोशियो इकोनॉमी इशू जो भी होते हैं, मुद्दा, जो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, बुनियादी ढांचा, इसके बारे में कोई भी स्टडी करवाता है ना, तो NSSO करवाता है। और जनगणना के बारे में डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स कौन देता है, हम लोग का जो क्या बोलते हैं, क्या था इसके बारे में, सेंसस ऑफ इंडिया इसके बारे में देता है। तो पूछ सकता है कि सोशियो इकोनॉमी कौन करवाता है, फिर सेंसस कौन करवाता है, जनगणना। आगे क्या बोला, डाटा कलेक्टेड बाय NSSO सर्वे रिलीज थ्रू द रिपोर्ट्स एंड क्या क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण ना, क्या है, सर्वेक्षण होगा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, सर्वेक्षण जो क्वार्टरली यानी कि 4 मंथ पे रिलीज किया जाता है ना, तो क्वार्टरली जो पत्रिका निकलते हैं सर्वेक्षण के रूप में, सर्वेक्षण इसका नाम ही है, तो सर्वेक्षण के रूप में आपका 4 मंथ पे निकालता है अपना न्यूज़पेपर, तो उसी में इसका सारा रिपोर्ट उसमें रहते हैं, किसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आगे देखें कितने मंथ पर, 4 मंथ पे क्वार्टरली, ठीक है, साल में। एग्जाम्पल में साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह समझते हैं ना, कितना स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये सब बारे में। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सेक्स रेशियो क्या, कंपोजिशन, लिटरेसी, साक्षरता, ये सब के बारे में। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन 4 मंथ पे हर बार अपना जर्नल यानी पत्रिका निकालता है, उस पत्रिका में लिखा रहता है, सर्वेक्षण का रूप नाम से निकलता है, तो इसके बारे में स्टडी किया जाता है। दिस डाटा आर द यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्लानिंग पर्पस। ये सब डाटा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कोई भी प्लानिंग करने में, कोई भी स्कीम को लाने में, ठीक है ना, तो इसमें सरकार यूज करती है। अब इससे कंट्री का डेवलपमेंट भी देखा जाता है, किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बहुत ही मदद करता है सरकार को कंट्री चलाने में। कौन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है। तो भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुआ था, 1981 में, और हर कितने साल पे होते हैं, हर 10 साल पे होते हैं। तो चैप्टर आप लोग का लमसम में जितना समझा पाए आप लोग को समझाया हूँ, आप लोग एक बार आप पढ़िएगा और थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ने का कोशिश करिए, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। MCQ मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट खत्म होंगे, सारी यूनिट
इसमें इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, तो सोच रहा कि तीनों चैप्टर खत्म करके लास्ट में MCQ तीनों चैप्टर से दे दूंगा, यानी कि यूनिट 2 से एक बार फाइनल MCQ आएंगे जो कि क्लियर कट कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन तैयारी हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए मेरे दोस्त, कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।